हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लेते हैं। पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ने से पहले एक बात बताऊं मैं आपको। जैसे ये एक कंडक्टर है, मैं आपको थोड़ा सा विजुलाइज करके दिखाता हूं। ये कंडक्टर हमारे पास, और इस कंडक्टर में जो है एक इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज, वो फ्लो कर रहा है। तो जब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाता है ना, दूसरे पॉइंट पे, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो चार्ज जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है तो यहाँ पे एक होता है वर्क। क्या होता है बच्चों? वर्क। और जाहिर सी बात है, अगर कहीं पर वर्क होगा तो वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। तो यहां पर जो इसका नाम पोटेंशियल डिफरेंस है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का एक्चुअली जो रेफरेंस है वो कहां से है? पोटेंशियल एनर्जी से है। तो यहां पर उतना ज्यादा डिटेल में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा जो है इसके बैकग्राउंड को जानेंगे और उसके बाद हम जो इसकी बेसिक चीजें हैं हम उसको देख लेंगे। तो जब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे, ये मैं आपको बैकग्राउंड की चीजें बता रहा हूं, ये किताबों में नहीं है आपके, ठीक है? ये आगे आप पढ़ोगे। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जब भी कोई चार्ज जाएगा तो चार्ज को ले जाने में कुछ वर्क करना पड़ता है, ठीक है? जब ए से बी को हम चार्ज को ले जाएंगे तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, और यही वर्क किस फॉर्म में स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। अब ये पोटेंशियल एनर्जी को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं क्लास 10th के अंदर। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी इसी वर्क को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपसे कोई पूछे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो आप आराम से कह सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज यानी 1 कूलम चार्ज को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। What is potential difference? इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? Potential difference is the work done in bringing unit charge from one point to another point is called potential difference, ठीक है? अच्छा, एक टर्म एक और आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? जब इसकी डेफिनेशन बतानी हो तो अब ये बता सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इट इज द वर्क इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी। इंफिनिटी पे ना पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है, इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल होती है, सॉरी, वो जीरो होती है। तो इन्फिनिटी से किसी पॉइंट चार्ज को या किसी आप यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से लाते हो किसी सर्टेन पॉइंट पे। इन्फिनिटी कहां से ला रहे हो नहीं पता, इन्फिनिटी से ला रहे हो, लेकिन किसी एक फिक्स पॉइंट पे लाते हो तो इस पॉइंट की पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाती है। लेकिन अगर इसी चार्ज को आप इन्फिनिटी से ना लाके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाओगे तो यहां जो वर्क करना पड़ेगा, इस वर्क का नाम पड़ेगा पोटेंशियल का डिफरेंस, राइट? तो पोटेंशियल डिफरेंस इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ये था अपना पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसे बैकग्राउंड है इसका, थोड़ा सा यहीं से आया एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस। तो जरा समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट या बेसिक चीजें क्या है जो आपको क्लास 10th में काम आएंगी, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम एसआई यूनिट की बात करें या फिर फॉर्मूले की अगर हम बात करें, तो पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल जो है बच्चों वो होता है V, और V का जो फॉर्मूला बनेगा वो है इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज, यूनिट चार्ज। तो चार्ज का सिंबल क्या होता है? Q। तो ऐसे फॉर्मूला बन गया V इज इक्वल टू W/Q, या फिर हम चाहें तो यहां से W इज इक्वल टू एक वर्क का फॉर्मूला मिल जाएगा VQ। आप देख सकते हो VQ यानी हमें वर्क का फॉर्मूला मिल गया सर। अच्छा, उसके बाद क्या है? इसकी एसआई यूनिट क्या है? इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट वैसे तो होनी चाहिए क्या? वैसे तो इसकी एसआई यूनिट होनी चाहिए जूल पर कूलम, पर जूल पर कूलम नहीं है, साइंटिस्ट के नाम पे इसकी एसआई यूनिट है वोल्ट, ठीक? और वोल्ट का भी सिंबल V होता है। कहीं पर अगर 5 वोल्ट लिखा हो तो समझ जाइए कि ये V की वैल्यू यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद कोई डिवाइस है जो उसको मेजर करता है। यस, इस डिवाइस का नाम है वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर ही इसको क्या करता है? मेजर करता है। वोल्ट मीटर का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का सिंबल होगा, ये V लिखा रहेगा बीच में, इस तरह से वोल्ट मीटर का सिंबल होगा, राइट? क्लियर है? अच्छा, उसके बाद कोई डिवाइस जो मेंटेन करता है, बताओ वो डिवाइस बताइए जो मेंटेन करता है। देखो, ये तो मेजरमेंट की बात हो गई। मेजर कौन करता है? वोल्ट मीटर। लेकिन मेंटेन कौन करता है पोटेंशियल डिफरेंस को? तो वो है बैटरी या फिर सेल। क्या बच्चों? वो है बैटरी या फिर सेल। ये बात याद रखिएगा, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो ये मेंटेन करने वाला हो गया, ये मेजर करने वाला हो गया। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस में जो है एक बात याद रखिएगा कि 1 वोल्ट को अगर डिफाइन करना पड़ जाए। अच्छा, एक बात और मैंने कल भी बताया था आपको लास्ट क्लास में, एमीटर को कैसे ज्वाइन करते थे? सीरीज में कनेक्ट करते हैं, राइट? सर्किट के अंदर एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगाएंगे क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस नॉर्मली ज्यादा होती है, तो उसको हम पैरेलल में यूज करेंगे, ठीक है? तो वोल्ट मीटर वो डिवाइस है जो मेजर करेगा पोटेंशियल डिफरेंस को, ओके? 1 वोल्ट क्या होता है? देखो, अगर यहां से आप 1 वोल्ट डिफाइन करना चाहो तो 1 जूल वर्क 1 कूलम चार्ज को लाने में, 1 कूलम चार्ज को लाने में जो भी वर्क करना पड़ता है किसी भी कंडक्टर में, 1 कूलम चार्ज को लाने में जो भी वर्क करना पड़ता है, उसी वर्क का नाम क्या है? पोटेंशियल, यानी 1 वोल्ट की पोटेंशियल कहेंगे। यानी when 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb charge from one point to another point, this is called 1 volt of potential difference। क्लियर इतनी बात? चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस हमारा हो गया। 1 वोल्ट को हमने डिफाइन कर दिया कि जब 1 जूल वर्क करना पड़े 1 कूलम चार्ज को लाने में, इसको हम 1 वोल्ट की पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है? तो ये सारी कहानी हो गई पोटेंशियल डिफरेंस की। बात समझ आ गई? और यही पोटेंशियल डिफरेंस वजह है जिससे करंट फ्लो करती है। याद है जब मैंने बताया था कि जब हम बैटरी यूज करते हैं सर्किट के अंदर, तो जो हाई पोटेंशियल है वो पॉजिटिव टर्मिनल होती है, और जो लो पोटेंशियल है वो नेगेटिव टर्मिनल। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, बट इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू
पॉजिटिव टर्मिनल। करंट की डायरेक्शन जो है वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है जो आज तक यूज होता आ रहा है। पुराने टाइम पे क्या होता था, जो करंट की डायरेक्शन थी वो मान लिया गया था पॉजिटिव से नेगेटिव, पर जब इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के बारे में पता चला, तो करंट की डायरेक्शन को चेंज नहीं किया गया, एज इट इज रहने दिया कि जो पहले करंट की डायरेक्शन थी आज भी वही रहेगी। इसलिए आज हम करंट और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट रखना ध्यान रखिएगा। तो ये थी पोटेंशियल डिफरेंस की पूरी कहानी। और अब जो है आप यहां से चाहें तो नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप यहां से नोट्स बना लीजिए। ठीक है, मैं इसको जरा बड़ा कर देता हूं, यहां से आप नोट्स बना लीजिएगा। ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था? ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि जो V होता है ना, V ओम्स लॉ जो था इसने हमें क्या सिखाया? ओम्स लॉ ने हमें सिखाया कि जो V है पोटेंशियल डिफरेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के। तो V बराबर हमने रखा था R इंटू I, जहां पे R क्या था? R कांस्टेंट था। R जो है वो क्या था? कांस्टेंट था, इस बात को याद रखिएगा। तो V बराबर R I R में, यानी इसी को हम फाइनली I इंटू R लिखते हैं। तो ये जो R है ना, ये R इज रेसिस्टेंस। तो याद रखना रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस की कहानी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखो रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस एक तरह की प्रॉपर्टी है। रेसिस्टेंस क्या है? एक तरह की प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की, ठीक है, जिससे वो क्या करती है? करंट के फ्लो का अपोज करती है। सपोज ये कंडक्टर है, इसमें रेसिस्टेंस है, तो क्या होगा? ये रेसिस्टेंस क्या करेगी? जो करंट इसमें फ्लो होगा उसका क्या करेगी? अपोज करेगी। यानी रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर। रेसिस्टेंस हर कंडक्टर में होता है, किसी में कम, किसी में ज्यादा। ठीक है, जैसे रेसिस्टेंस अगर हम बात करें, कॉपर अच्छा कंडक्टर है, सिल्वर अच्छा कंडक्टर है, तो इसकी रेसिस्टेंस नॉर्मली क्या होती है? कम होती है। लेकिन अगर हम बात करें नाइक्रोम की या ऐसे डिवाइसेस जो हीटिंग डिवाइसेस हैं, उसकी रेसिस्टेंस जनरली ज्यादा होती है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस जो है ये हर प्रॉपर्टी, हर मटेरियल की क्या है? एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, जिससे वो करंट के फ्लो का क्या करती है? अपोज करती है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस की तो डेफिनेशन हो गई, क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी। रेसिस्टेंस क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी हो गई रेसिस्टेंस। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट है बच्चों, रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट है ओम। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे है, और ओम का जो सिंबल होता है वो होता है ओमेगा ऐसा। ठीक है, ये ओम का सिंबल है, याद रखिएगा। तो कई बार अगर लिखा हो 5 ओम लिखा हो, समझ लेना 5 ओम लिखा हो तो समझ लेना ये R की वैल्यू है। कहीं पे 2 ओम लिखा हो तो समझ लेना 2 ओम का मतलब है ये R की वैल्यू है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल में काम आ जाएगा। तो ये रेसिस्टेंस है। अच्छा, अब रेसिस्टेंस मान लो सपोज आपको एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर सके किसी कंडक्टर। सपोज इस कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस तो है, कॉपर वायर है, तो रेजिस्टेंस लेकिन कम है, लेकिन आपको इसमें रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो? आप एक एक्सटर्नल डिवाइस ला सकते हो। एक डिवाइस है जिसका नाम है रेसिस्टर। वो रेसिस्टर क्या करता है? वो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है किसी भी कंडक्टर को, राइट? तो रेसिस्टर इज द डिवाइस। रेसिस्टर क्या है यहां पे बच्चों? देखो R से एक दूसरा टर्म मिल गया आपको, रेसिस्टर। तो रेसिस्टर क्या है? रेसिस्टर इज द डिवाइस। रेसिस्टर इज द डिवाइस। रेसिस्टर इज द डिवाइस which provide resistance, which provide resistance। क्लियर? ओके, ये रेसिस्टर। रेसिस्टर का सिंबल कैसा था? चूंकि ये डिवाइस है तो इसका सिंबल ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये रेसिस्टर का सिंबल होता है। क्लियर है बच्चों? अच्छा, उसके बाद एक और डिवाइस है जिसका नाम है रियोस्टेट। अब ये रियोस्टेट क्या होता है सर? रियोस्टेट एक वेरिएबल रेसिस्टेंस है। मान लो आपको अपने हिसाब से, जैसे जो रेसिस्टर आते हैं ना मार्केट में, वो जैसे 5 माइक्रो ओम के या 5 मिली ओम के, ये इस तरह से रेसिस्टर्स आते हैं मार्केट में, लेकिन आपको एक फिक्स वैल्यू होती है। लेकिन आपको एक ऐसा रेसिस्टर चाहिए जिसमें अपने हिसाब से वेरी करवा सको रेजिस्टेंस को, तो ऐसे डिवाइस का नाम है रियोस्टेट। और रियोस्टेट जो होता है ना, ये अपने हिसाब से वेरी कर सकता है रेजिस्टेंस की वैल्यू को, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया इट इज द वेरिएबल। इट इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस, या इट हैज वेरिएबल रेजिस्टेंस, या इट इज द डिवाइस व्हिच प्रोवाइड वेरिएबल रेजिस्टेंस, राइट? इसका सिंबल भी दो होते हैं, ध्यान रखना, पेपर में कई बार आए हैं। इसके दो सिंबल है। एक तो सिंबल ये है कि रेजिस्टर बना देंगे और एरो से इसको काट दिया, ये इसका सिंबल है। और इसका एक सिंबल और है, इसका एक सिंबल और है कि सपोज हमने एक रेजिस्टर बना दिया इस तरह से, रेजिस्टर बना के और ऊपर से ऐसे एरो डाल दिया, ये इसका सिंबल होता है। ठीक है, तो रियोस्टेट के दो सिंबल हो गए, एक तो ये और एक दूसरा ये, दोनों में से पेपर में कोई भी दिया जा सकता है। रियोस्टेट के बाद एक छोटा सा टर्म और है जो कई बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बच्चों को समझ में नहीं आता लेकिन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है, आपको आइडिया लग गया होगा, ये है रेसिस्टिविटी। सर रेसिस्टिविटी क्या होती है? तो याद रखना बच्चों, रेसिस्टिविटी एक रेसिस्टेंस का ही नाम है। एक्चुअली रेसिस्टिविटी जो होती है ना, वो किसी कंडक्टर की रेसिस्टेंस ही है, ये कोई नई चीज नहीं है। रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। बस कंडीशन ये है कि ये उस कंडक्टर की रेसिस्टेंस है जिसकी लेंथ और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स्ड हो, जैसे यूनिट लेंथ हो और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया हो, तब जो रेसिस्टेंस वायर की आएगी उसको हम रेसिस्टिविटी बोल देते हैं। सपोज मान लो मैंने आपसे कहा कॉपर की रेसिस्टेंस ज्यादा है या एल्यूमिनियम की, आपने कहा सर एल्यूमिनियम की रेसिस्टेंस ज्यादा है क्योंकि वो अच्छा कंडक्टर नहीं है, कॉपर ज्यादा अच्छा कंडक्टर है तो उसकी रेसिस्टेंस कम होगी, राइट? क्लियर है? लेकिन आपसे मैं पूछ दूं कि कॉपर की रेसिस्टेंस कितनी होगी, आप बोलोगे सर कॉपर की रेसिस्टेंस कितनी होगी? जैसे मान लो इतना बड़ा मेरे पास कॉपर वायर है, तो जैसे आपने बोला सर इस कॉपर की रेसिस्टेंस होगी, सपोज आपने इतने बड़े लेंथ की है ना, लेंथ वगैरह एरिया वगैरह यूज करके आपने निकाल के रख दिया कि सर ये होगी, मैंने कहा ये तो
इतने बड़े वायर की रेसिस्टेंस है ना, मैंने कहा कॉपर की रेसिस्टेंस वो बताओ जो फिक्स्ड होती है। भाई हर कॉपर की एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस होती होगी, कब? जब उसकी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स्ड कर दिया जाए। सपोज हमने यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया का, हमारे पास एक कॉपर वायर और सिल्वर वायर है, दोनों की जो रेजिस्टेंस निकालूंगा उस रेजिस्टेंस का नाम पड़ जाएगा रेसिस्टिविटी। एक्चुअली ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेंपरेचर पे भी डिपेंड करता है। मटेरियल चेंज तो रेसिस्टिविटी चेंज, मटेरियल चेंज तो रेसिस्टिविटी। याद रखना रेसिस्टिविटी कॉपर की और सिल्वर की और भी 2-3 कंडक्टर्स की कई बार पेपर में पूछ लिया, याद रखना इस चीज की वैल्यू आपके टेबल में एनसीईआरटी में दे रखा है। तो रेसिस्टिविटी क्या है? इट इज द रेसिस्टेंस, इट इज द रेसिस्टेंस कि इसको रेसिस्टिविटी कहते हैं हम लोग। रेसिस्टिविटी सबकी फिक्स्ड, मटेरियल हर मटेरियल की रेसिस्टिविटी क्या होती है? फिक्स्ड होती है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। रेसिस्टिविटी का जो सिंबल होता है बच्चों वो होता है रो, ऐसा कहते हैं रो जो है ना RH रो है ना, इसका सिंबल क्या होता है? रो। ये रेसिस्टिविटी का सिंबल है, ध्यान रखिएगा, क्लियर हो गया। और रेसिस्टिविटी की SI यूनिट लिख लीजिएगा चाहे तो। रेसिस्टिविटी की SI यूनिट जो होती है बच्चों, रेसिस्टिविटी की SI यूनिट होती है ओम मीटर। क्या होती है रेसिस्टिविटी की SI यूनिट? ओम मीटर, क्लियर हो गया। तो कहीं पर 5 ओम मीटर, 10 ओम मीटर या 5 × 10⁻⁶ ओम मीटर, तो इस तरह से रेसिस्टिविटी की क्या होती है? वैल्यूज गिवन होती है, राइट, क्लियर हो गया। अच्छा, अब क्या है कि रेसिस्टेंस जो है बच्चों, ये जो रेसिस्टर्स है या रेसिस्टेंस, अभी हमने आपको ये जो रेसिस्टेंस की वैल्यू है बच्चों, इस रेसिस्टेंस के कुछ फैक्टर्स हैं। मैंने भी कहा था ना कि जैसे किसी कॉपर वायर की यूनिट लेंथ मानो और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, इसकी आपने रेजिस्टेंस निकाल ली, तो मान लो इसकी रेजिस्टेंस आ गई सपोज 1.6 × 10⁻⁸, मान लो एक कॉपर वायर की आ गई, इसकी रेजिस्टेंस आ गई। अब क्या है कि जब रेजिस्टेंस इसकी आ गई, अब जैसे मैंने इसकी लेंथ बढ़ा दी, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज कर दिया, अभी तो ये यूनिट लेंथ का था, मान लो 1 मीटर लंबाई थी, ठीक है, और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया भी तो फिक्स था। अभी जो आपने रेजिस्टिविटी निकाली थी, रेजिस्टेंस निकाला था तो इतना आया था, लेकिन जैसे ही इस कॉपर वायर की मैंने लेंथ बढ़ा दी, मान लो इसको थोड़ा हीट करके कैसे भी करके इसकी लेंथ बढ़ा दी, तो लेंथ बढ़ जाएगी और इसकी थिकनेस कम हो जाएगी। तो पता है आपको इसकी जो रेजिस्टेंस ये निकल के आई है, ये अब नहीं निकल के आएगी, अब कुछ और रेजिस्टेंस होगी। इसका मतलब सर रेजिस्टेंस को लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया से फर्क पड़ता है। तो कैसे फर्क पड़ता है रेजिस्टेंस को लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया से? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, किन किन फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ध्यान रखिए। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, मैं ऐसा लिख सकते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। दूसरा है रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तीसरा है रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और नेक्स्ट हमारा कि रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एज वेल, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर है रेसिस्टेंस के। हम चाहे तो इन दोनों को मिला के हम चाहे तो लिख सकते हैं कि R प्रोपोर्शनलिटी L अपॉन, देखो L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और A के इनवर्सली, यानी अगर लेंथ बढ़ाएंगे, अगर किसी वायर की लेंथ बढ़ा दिया आपने तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, यानी वायर जितनी मोटी होगी, वायर जितनी थिक होगी, उसमें रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, कंडक्टर वो उतना अच्छा होगा, क्लियर है। जिसकी लेंथ ज्यादा होगी या जिसकी थिकनेस कम होगी, जो पतली वायर होती है ना, उसकी रेजिस्टेंस नॉर्मली ज्यादा होती है। तो याद रखिएगा इनमें ऐसा रिलेशन है। अगर हम दोनों को प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है रो, जिससे एक फार्मूला मिल जाता है R = ρL अपॉन में। बच्चों क्या फार्मूला मिलता है? R = ρL अपॉन में, ये आप देख सकते हो, क्लियर है। अब यहां से एक बात बताओ, R का तो फार्मूला मिल गया, जो R का एक्चुअल फार्मूला बच्चों वो यही है। यहां पे जो A है ना, A, इसके लिए आप एरिया इस्तेमाल कर सकते हो πr², क्योंकि जो वायर का क्रॉस सेक्शन होता है ना वो सर्कुलर होता है, तो आप πr² लिख सकते हो। यहां से रो का भी देखो फार्मूला मिल रहा है, देखो रो का एक फार्मूला मिल रहा है, रो का फार्मूला RA, देखो A का क्रॉस मल्टीप्लाई L डिवाइड में, तो RA अपॉन में L, RA अपॉन में L, ठीक है। तो ये फार्मूला बन गया। अगर मैं रो की यूनिट, जो मैंने आपको बताई थी कि रो की यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की, ओम मीटर, ये ओम मीटर होती है ना, तो अगर मैं रो की यूनिट यहां से निकालना चाहूं तो निकाल सकते हैं। देखो R की ओम हो गई, एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, लेंथ का मीटर हो गया, तो क्या होगा 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, क्या बचा बताओ? ओम मीटर। तो देखो ओम मीटर यूनिट होती है ना रो की, तो रो का फार्मूला बच्चों ये हो गया। ये किसका फार्मूला है? ये रो यानी रेसिस्टिविटी का फार्मूला बच्चों, किसका फार्मूला है? ये रेसिस्टिविटी का फार्मूला है। रेसिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर होती है। तो हमने आपको दिखाया कि रेसिस्टेंस के क्या क्या फैक्टर्स हैं, रेसिस्टिविटी क्या होती है, रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या, रेसिस्टिविटी का फार्मूला भी। रेसिस्टेंस 4 फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, इसको वर्ड में लिख लीजिएगा, नोट्स में लिख लीजिएगा, मैं आपको नोट्स भी दिखा रहा हूं। और उसके बाद हम रेसिस्टेंस की सारी चीजों को हमने कंप्लीट कर लिया है। कुछ रेसिस्टिविटी को भी याद रखना, जैसे अलॉय जनरली जो था ना, अलॉय जो मेटल के मिक्सचर से बनता है, उसकी रेसिस्टेंस नॉर्मली ज्यादा होती है उसके जो क्या नाम है, पेरेंट मेटल होते हैं। तो पेरेंट मेटल से ज्यादा रेसिस्टेंस किसकी होती है? अलॉय की होती है। अलॉय कम कंडक्टर होता है, अलॉय जनरली अच्छा हीट करता है, इसलिए एक अलॉय है जो आपने सुना होगा नाइक्रोम, उसका इस्तेमाल हीटिंग डिवाइसेस में भी करते हैं। तो अलॉय की रेसिस्टिविटी यानी रेसिस्टेंस क्या हो जाती है बच्चों? घट जाती है, ध्यान रखिएगा। तो आपको कुछ नोट्स दिखा, ये हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस की कहानी आ गई।
क्लियर हो गया? इस तरह से जनरली क्या है, देखो जैसे लिखा हो ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर एंड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। तो चार फैक्टर्स, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला मिल गया आपको, ठीक है, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला आपको मिल गया, यूनिट मिल गई। रेसिस्टिविटी डज नॉट, है ना, चेंज विद द चेंज इन लेंथ। रेसिस्टिविटी को फर्क लेंथ से नहीं पड़ता, लेंथ एरिया से किसको फर्क पड़ता है, रेजिस्टेंस को फर्क पड़ता है। रेसिस्टिविटी को सिर्फ दो चीजों से फर्क पड़ेगा, किस किस से, नेचर ऑफ मटेरियल से और टेंपरेचर से फर्क पड़ेगा। तो रेंज अगर हम देखें कि रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल एंड अलॉय, अलॉय और मेटल की जो रेसिस्टिविटी की रेंज है आप देख सकते हो 10⁻⁸ से 10⁻�6 ओम मीटर तक है। रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ द इंसुलेटर की रेसिस्टिविटी देखो, इंसुलेटर की रेसिस्टिविटी अक्सर उसका पावर देखना प्लस में होगा, अक्सर उसका पावर किस में होगा, प्लस में होगा। इंसुलेटर की जो रेसिस्टर्स होती हैं उसकी देखो रेसिस्टिविटी, उसका पावर प्लस में है, इंसुलेटर के पावर देखो ना प्लस में है, ठीक है। लेकिन जो अलॉय होते हैं, जो मेटल होते हैं, उसका पावर जो रेसिस्टिविटी का होगा माइनस में, यानी कि कम होते हैं। रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है मेटल की, है ना, और अलॉय की भी कम होती है, लेकिन अलॉय की जो होती है वो नॉर्मली मेटल से ज्यादा रेसिस्टेंस होती है, ध्यान रखिएगा। ये नॉर्मली अलॉय के हैं और ये किसके हैं, मेटल, ये मेटल के होते हैं 10⁻⁻8, ठीक है। तो इस तरह से जनरली हम इस तरह से रेसिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, इस सबको हम जान सकते हैं। और अब हम बात करेंगे अगली क्लास में, ये जो अपना रेजिस्टेंस है, ये फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें हमारी खत्म हो गई। हम डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन पे आपको पता है इंपॉर्टेंट दो ही डेरिवेशन है पूरी क्लास 10 की साइंस में, सिर्फ दो ही डेरिवेशन, और दो है फिजिक्स के अंदर और वो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर, और पेपर में इसमें से एक आ ही जाते हैं। तो अगली वीडियो मत छोड़िएगा क्योंकि अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सिर्फ हम डेरिवेशन की बात करेंगे। क्लियर हो गया? आज हमें तो उसका डेरिवेशन के बाद जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है और फिर हमने इस तरह से चैप्टर को कंप्लीट करना है। हमने क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट करी है, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज सॉल्यूशंस की, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर क्लिक करके एनसीईआरटी के, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स बड़े टफ होता है, तो वहां जाकर आप देख लीजिए। एक न्यूमेरिकल मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, इसकी सीरीज चलती रहेगी। अभी क्लास 9th हो, 10th हो, 11th, 12th सबके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस में डालता रहूंगा थोड़ा थोड़ा करके, उसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा और उसमें जाकर के आप सर्च करके देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।